हाय बेबोस, स्वागत आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। ये आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। फर्स्ट हमने किया था विजुअल इम्पेयरमेंट, आज हम करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो वीडियो से जुड़े रहिए। और क्या क्या होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट में, आप कैसे आंसर लिख के आ सकते हो बीएड सेकेंड ईयर के आंसर में, क्वेश्चंस के आंसर में, तो वो इस वीडियो में आप देखोगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आता है तो आपके लिए भी ये यूज़फुल है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल। हाँ, स्पेशल वालों के लिए अलग हो सकता है, जो स्पेशल एजुकेशन है, लेकिन जो बीएड कर रहे हैं, जो नॉर्मल बीएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उनके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हम वर्ड्स को तोड़ेंगे। पहले हम देखेंगे हेयरिंग्स। हेयरिंग्स का मतलब क्या होता है, सुनना। जब हम किसी भी आवाज़ को सुनते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कोई कमी, कोई समस्या, कोई बाधिता। तो सुनने में जिसको कमी हो, सुनने में जिसको प्रॉब्लम आए, सुनने में जिसको समस्या होती हो, उसको कहते हैं हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है श्रवण बाधिता। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको सुनने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते हैं एक बार। मीनिंग क्या है इसका। हेयरिंग इम्पेयरमेंट का संबंध श्रवण यंत्र प्रक्रिया के स्त्रीग्रस्त के होने से है, मतलब डिफेक्ट ऑफ डैमेज टू द मैकेनिज्म। यह स्थिति कान के किसी भी भाग में हो सकती है, जैसे बाह्य, मध्य या फिर आंतरिक कान। तीन तरह के हमारा जो एक कान होता है वो तीन टाइप में डिवाइड होता है, एक तो बाहरी, एक मध्य, एक लास्ट वाला। ठीक है, तो इसी श्रवण बाधिता से हेयरिंग इम्पेयरमेंट पैदा होती है। यह हेयरिंग इम्पेयरमेंट न्यूनतम से अधिक हो सकती है, किसी में कम हो सकती है तो किसी में ज़्यादा हो सकती है, और किसी में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सुनने की क्षमता, बिल्कुल, जिसको कहते हैं हम बहरापन। ठीक है, व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा या ऊंचा सुनने वाला हो सकता है। यह दोष बाधिता की प्रकृति और श्रवण दोष की मात्रा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म के समय या किसी रोग, रुकावट या दुर्घटना के कारण भी हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है। ये जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है ये जेनेटिक भी हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के। ठीक है, तो आपको पता चल गया हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये पता करने के लिए कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, कि सुनने में हमें तकलीफ हो गई, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें सुनाई देता कैसे है। अगर आपको ये पता चल गया कि आपको सुनाई कैसे देता है, तो आप आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कान तीन तरह के होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। देखिए, जब कोई आवाज़ हमारे कान में जाती है तो क्या होता है, जैसे जैसे कान में अंदर आवाज़ गई, कोई भी आवाज़ गई, तो वो क्या है, पर्दे से होकर जाती है आवाज़। उसके बाद तीन हड्डियाँ होती छोटी छोटी सी, उनसे टकराती हैं। उसके बाद जो मध्य कान होता है वहाँ से गुजरती है, और वहाँ पर छोटे छोटे से हेयर होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से होते हैं। और इनकी जो ग्रोथ होती है, अगर इनकी ग्रोथ ठीक है तो हमें सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनकी ग्रोथ किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए तो हम इनको दोबारा इम्प्रूव नहीं कर सकते। कोई भी, जैसे हमारा कोई अंग होता है, अगर वो डैमेज हो जाए, कट जाए, तो वो हमारी बॉडी ऐसी नहीं कि दोबारा उसको जनरेट कर दे। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, वो दोबारा आ सकती है, लेकिन जो हमारे हेयर होते हैं कान के अंदर के, उनको, वो अगर डैमेज हो जाए किसी भी तरीके से, साउंड हम ज़्यादा सुन रहे हैं या फिर एक्सीडेंटली किसी भी वजह से, अगर वो कान के जो अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकते, और सारा रोल उन्हीं का होता है। ठीक है, तो कान के अंदर हमारी आवाज़ की पर्दे से टकराई, पर्दे से टकराने के बाद छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनसे टकराई। मध्य में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वहाँ पर करंट उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होती है, और वो बिजली उत्पन्न होने के बाद हमारे अंदरूनी कान के हिस्से में जाकर टकराती है, उसको हम कहते हैं कोक्लिया। कोक्लिया से जब आवाज़ टकराती है तो एक इलेक्ट्रॉनिक करंट उत्पन्न करती है, और ये आवाज़ जब इलेक्ट्रॉनिक करंट उत्पन्न करेगी, जब ये बनाएगी, तो जो आवाज़ है वो हमारे दिमाग तक पहुँचेगी, और दिमाग में हमारी जो आवाज़ आई है वो डिकोडिंग होगी, और उससे हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या सुना है और क्या समझा है। तो बहुत रोल होता है, हमारे कान के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि हम सुनते कैसे हैं।
ठीक है, एक डायग्राम आप देख लेना कि हमें सुनाई कैसे देता है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। हमने आज तक सिर्फ यही डिस्कस किया था कि मेन रोल पर्दे का होता है, अगर पर्दा फट गया तो सुनाई नहीं देगा। सिर्फ पर्दे का रोल नहीं होता, आगे भी हमारे कान की प्रोसेस होती है जो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारे कान के अंदर जिससे हमें सुनाई देता है, और आप ये अब अच्छी तरह से समझ जाओगे आगे जाकर कि कौन कौन सा हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो हमें सुनने में दिक्कत आती। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। उसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसको कहेंगे जो नॉर्मल हम सुन सकते हैं, उस नॉर्मल आवाज़ से जो कम सुनते हैं उनको सुनने में जो दिक्कत आती है उनको कहते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और ये डेफिनेशन दी थी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो भारतीय पुनर्वास के अकॉर्डिंग, जब इम्पेयरमेंट 70 डेबी, डेबी मतलब होता है डेसिबल हो तो व्यावसायिक, तथा जब 55 हो तो उसको हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं। मतलब जब 55 होगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसको एजुकेशन हम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन अगर 70 डेसिबल हो जाए उसको, तो हम किसी भी तरीके से उनको ऐसे साइन लैंग्वेज से उनको समझा सकते हैं, क्योंकि अगर 70 डेसिबल तक बच्चे की जो इम्पेयरमेंट है वो पहुंच जाती है तो उसको सुनाई देने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे हमारी 0 तक पहुंचती है हमारी जो इम्पेयरमेंट होती है, तो ये माना जाता है कि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो सही है। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जैसे 70, 90, 120, यहाँ तक हम 120 तक मानते हैं कि बच्चे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, बच्चा बहरा हो गया है। तो इस तरह से ये इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो 70 dB, हाँ डीबी डेसिबल क्या होता है कि जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, उसको मापने को कहा जाता है डेसिबल। ठीक है, जो साउंड की यूनिट होती है उसको मापने को कहा जाता है डेसिबल। ठीक है, आगे आप इसको देखोगे। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, श्रवण बाधिता के टाइप्स कौन कौन से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आएगा रेंज ऑफ हियरिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरिटी, सुनने और तीव्रता के आधार पर हम इसको इंक्लूड करेंगे इसकी टाइप्स को। ठीक है, फर्स्ट ये देखिए यहाँ पर आ गया, फर्स्ट है 26 to 40 dB। dB का मतलब मैंने बताया था आपको डेसिबल। डेसिबल मतलब यूनिट को मापने की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं डेसिबल। ठीक है, यूनिट मतलब साउंड की यूनिट को। ठीक है, तो जो 26 to 40 होता है उसको हम कहेंगे मिल्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और ये क्या होता है, इस तरह का बच्चा जो होता है कम आवाज़ को सुन लेता है लेकिन ज़्यादा धीमी आवाज़ को नहीं सुन पाता। ये देखिए क्या होता है कि जो 26 to 40 वाला बच्चा होता है जिसको ये वाली दिक्कत होती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो जिसको होता है मिल्ड, तो बच्चा जो है उसको थोड़ी सी कम जो हेल्प होती है, उसको कम हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर बाहर किसी आवाज़ कोई भी आवाज़ आ रही है बाहर से तो वो उसको इजीली सुन सकता है, लेकिन अगर बहुत ही धीमी आवाज़ है वो उसको सुनाई नहीं देगी, लेकिन जो नॉर्मल आवाज़ होती है, जो नॉर्मल साउंड होता है वो उसको सुनाई देगा। ठीक है, और जो बच्चा जिसको कम सुनाई देता है वो खुद तो ये समझता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे नहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो उसके टच में रहते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हैं या फिर उसके टीचर हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनको पता ज़रूर होता है कि इसको सुनने में दिक्कत है। लेकिन जो हेयर इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसको इस बारे में नहीं पता होता कि मुझे कम सुनाई देता है। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा 41 to 50 dB, इसको हम कहते हैं मॉडरेट। ठीक है, इस स्तर पर बच्चों को 55 dB तक का नुकसान होता है, धीमी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, इनको मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जो कान पर मशीन लगाई जाती है ताकि बच्चों को इजीली सुनाई दे सके। ठीक है, उसके बाद है 56 to 70 dB जिसको कहते हैं हम सेवियर। बिल्कुल एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चों को बहुत कम सुनाई देता है। और कैसी स्थिति होती है, इस तरह पर बच्चों को धीमी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती, आवाज़ ऊंची सुनाई देती है। मतलब जब हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर उनका जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है, उनका जो लेवल है वो है 56 to 70 dB, तो अगर उनको इस तरह की कोई समस्या है तो हम उनसे बात करते हैं तो वो बार बार में ये बोलेंगे हैं क्या क्या बोल रहे हो, तो
हमें पता लग जाता है कि हाँ इनको ना ऊंचा सुनाई देता है, तो हम थोड़ा सा अपना जो लेवल है आवाज़ का, जो हमारी साउंड है, हम उसको थोड़ा सा ऊंचा करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है कि हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, इसको ऊंचा सुनाई देता, ये वही है। ठीक है, नॉर्मल जो बिल्कुल आवाज़ होती है नॉर्मल, वो नहीं सुन सकते, ऊंची आवाज़ ही सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद 71 to 90 dB, इसको कहा जाता है प्रोफाउंड। ये इस तरह के बच्चे जो होते हैं मशीन की सहायता से भी कम इनको सुनाई देता है, क्योंकि जो इम्पेयरमेंट है, जो एक बाधिता हो जो होती है वो बढ़ती जा रही है, 90 तक पहुंच गई है, तो इसको प्रोफाउंड कहा जाता है। और जब मशीन बच्चों के कान में लगाई जाती है, उससे भी उनको सुनने में जो है दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद आएगा 91 to 120 dB। ये होता है नियर डेफनेस। डेफनेस होता है बिल्कुल बहरापन, जिसको कुछ भी ना सुनाई दे, और नियर का मतलब होता है आसपास, मतलब बहरेपन के आसपास होता है ये 91 to 120। ठीक है, इस तरह के बच्चे बिल्कुल बहरे होने के करीब होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ इनको सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा लाउडली जब हम बोलते तो इनको सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 121 प्लस की जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो डीबी होगी, उसको हम कहेंगे डेफनेस। डेफ बिल्कुल होते हैं, डेफ का मतलब होता है बहरे, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देता। और डेफ कौन होते हैं? जो हमने अभी ये देखा था कि हमें सुनाई कैसे देता है, हमारी जो आवाज़, कोई भी आवाज़ बाहर से आ रही है नॉर्मल, और वो हमारे कान में अंदर जा रही है, पर्दे से टकराई, छोटी छोटी 3 हड्डियों से टकराई, उसके बाद किससे टकराएगी? छोटे छोटे बालों से टकराएगी। और बालों में जब टकराएगी आवाज़, तो वहाँ पर एक बिजली से उत्पन्न होगी, करंट उत्पन्न होगा। अब आप ये सोचोगे कि हमारे कान में करंट उत्पन्न होता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात कहूँ कि हम ये कहते हैं हमारी पृथ्वी गोल है, वो गोल घूमती रहती है, तो हमें पता चलता है? नहीं पता चलता। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन होती हैं। अगर किसी बच्चे के कान में वो बाल ख़त्म हो जाए, वो जो हेयर सेल्स होती है वो डैमेज हो जाए, तो डेफनेस हो सकती है, उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे। हो सकता है कि जो कोक्लिया था, जिससे आवाज़ जो वो ट्रांसलेट हो रही थी, जो बाहर से आवाज़ आ रही थी, अगर वो भी ख़त्म हो जाए, तो भी हम जो भी नॉर्मल है, जिसकी डेफनेस होने के चांसेस है, वो हो सकता है, और बिल्कुल बहरे होने की स्थिति हो सकती है। और बिल्कुल बहरा कौन होता है? जिसको 121 तक जो डेफनेस है वो हो सकती है। ठीक है, जो डीबी होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको टाइप्स। उसके बाद हम करेंगे कॉजेस क्या हैं, इम्पेयरमेंट, जो कारण क्या है। अब कारण आपको जो मैं बताऊंगी अभी, वो भी हो सकते हैं बहुत सारे, और भी रीज़न आप खुद भी बना सकते हो, कि जो हमने डिस्कस किया था कान के बारे में, कि कान में जब आवाज़ आती है वो हम कैसे सुनते हैं, तो उससे भी आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। तो किसी भी इम्पेयरमेंट को आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं जिसके भी बारे में, वो एग्जैक्ट एक्टिविटी होती कैसे है। विजुअल एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, विजुअल, कि हम देखते कैसे हैं। अगर हमें देखने का पता चल गया कि देखते देखते कैसे, तो कोजेस आप आसानी से लिख सकते हो। अब हमें सुनने का पता चल गया कि आवाज़ कैसे कैसे हमारे अंदर कान में जाती है, तो आप वहाँ से भी अपने जो कोजेस है वो उठा सकते हो। ठीक है, बातें थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है ना। तो कोजेस फर्स्ट आएगा हमारा प्रीनेटल, जन्म से पहले की सिचुएशंस में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो होता है कोजेस फर्स्ट। और प्रीनेटल में क्या होता है? आफ्टर, मतलब बिफोर बर्थ, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, माँ के गर्भ में, तब कौन कौन सी दिक्कत आती है जिससे बच्चे को डेफनेस हो सकती है। ठीक है, तो हेरिडिटी, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग भी ये जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। अगर माता पिता के आने वाले जो गुण हैं बच्चे में, अगर माता पिता किसी के ऐसे हैं जिसको नहीं सुनाई देता, जो डेफनेस है बिल्कुल, जो बहरे हैं उनको नहीं सुनाई देता, जो गुण है वो बच्चे में आएंगे, और बच्चे में वो गुण भी आएंगे सुनने वाले, तो हो सकता है हेरिडिटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, एक बच्चे की ग्रोथ में। ठीक है, उसके बाद है रुबेला। ये एक बहुत ही भयंकर वायरस है। अगर रुबेला किसी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाए, या फिर माँ को हो जाए रुबेला वायरस, तो बच्चे में किसी भी इम्पेयरमेंट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है, और बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो अगर रुबेला हो जाए किसी भी गर्भवती को, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, जो पेट में बच्चा पल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भयंकर है रुबेला वायरस। ठीक है, उसके बाद है इन्फेक्शन। अगर माँ को इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ से, किसी खान पान से हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के
संक्रमित हुई है माँ, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के किसी भी व्यक्ति से महिला जो है, जो गर्भवती है, वो आई है, उसके टच में, उसके कांटेक्ट में आई है, तो जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उस पर भी उस चीज़ का असर पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फेक्शंस भी इसका एक मेन पॉइंट है। उसके बाद है ड्रग्स, दवाइयाँ। देखिए, अगर कोई गर्भवती माँ है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो कहा जाता है कि माँ को दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल दी भी नहीं जाती हैं। आप तो बहुत सारी होंगी जिनके बेबी होंगी, गर्भवती हुई होंगी, प्रेग्नेंट हुई होंगी, तो कहा जाता है कि अगर माँ को फीवर भी हो जाए तो उनको दवाई लेना अलाउड नहीं है, उनको मेडिसिन लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी कोई दवाई ले ली जो थोड़ी सी हाई डोज की है तो बिल्कुल सीधा इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर। तो अगर माँ ने ऐसी कोई दवाई ले ली, अल्कोहल ले लिया या फिर हाई डोज वाली जो दवाइयाँ हैं वो ले ली, तो सीधा प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर, और बच्चे पर अगर प्रभाव पड़ा तो बहुत सारी बीमारियाँ जो बच्चे को हो सकती है। ज़रूरी नहीं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, और बहुत सारी और भी मेंटल रिटार्डेशंस भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण का शिकार अगर माँ है, माँ को प्रोटीन विटामिन अच्छी तरह से नहीं मिल रहे हैं तो माँ भी कुपोषण का शिकार हो सकती है। और जो खाना बच्चे को गर्भ में मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, माँ से मिल रहा है। अगर माँ को ही संतुलित आहार जो है वो नहीं मिलेगा, अगर पौष्टिक आहार ही माँ को नहीं मिलेगा तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इसकी एक टाइप से। ठीक है, उसके बाद है नेटल। नेटल मतलब एट ए टाइम डिलीवरी, जो बच्चे का जन्म हो रहा होता है वहाँ पर कौन कौन सी स्थिति आती है, कौन कौन सी दिक्कत आती है जिनसे बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन की कमी। अगर उस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, माँ की डिलीवरी हो रही है, अगर उस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है प्री मैच्योर डिलीवरी। अगर समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तब भी बच्चे की जो बीमारियां हैं वो बढ़ सकती हैं, या फिर अदर कोई भी बीमारी है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम बच्चों को, अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स उनको शीशे में रखते हैं ताकि उनको वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाए जो एक माँ के गर्भ में प्रदान होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सारा इन्वायरमेंट उसको वो दिया जाता है एक शीशे के अंदर जो एक माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है असुरक्षित डिलीवरी। अगर डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर्स की तरफ से अगर कोई लापरवाही हो जाती है तो भी बच्चे में जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट ही नहीं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होने के चांसेस हो सकते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा हो सकता है, मेंटल रिटार्डेड बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। उसके बाद है पोस्ट नाटल, मतलब जन्म के पश्चात क्या होता है, आफ्टर बर्थ क्या होता है, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए या क्या टाइप्स हैं इसकी, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है सोशोलॉजिकल, सामाजिकता के कारण। जन्म के पश्चात बच्चे को कुछ बीमारियां होना शुरू हो जाता है, जैसे तेजी से वजन गिरना, बच्चे को फीवर आना, ऐसी बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चे को। अगर टाइम पर उनको नहीं ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई, ऐसे अगर उनको टाइम से नहीं संभाला गया, हो सकता है उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट की शिकायत आ जाए, उनको मेंटल रिटार्डेड की शिकायत आ जाए। लेकिन हम जो अभी टॉपिक कर रहे हैं वो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो हमें मेन फोकस करना है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो वातावरण जो हमारा होता है उसका क्या क्या कारक है, कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे का जो तापमान है वो अलग हो जाता है, उसका पूरा वातावरण बदल जाता है। हमें बच्चे को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना चाहिए, ऐसी किसी भी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहाँ से बीमारी फैलने का खतरा हो। फॉर एग्जाम्पल टीबी, अगर किसी ऐसे इंसान को पास में टीबी है या फिर वो बार बार में खांसता है या उसको अदर कोई बीमारी है, सिर्फ टीबी नहीं, अदर कोई बीमारी है जो हवा से फैलती है, अगर हम ऐसे वातावरण में बच्चे को रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चे की जो कैपेसिटी है उसको ग्रहण करने की, मतलब जो क्षमता है बच्चे के अंदर कीटाणुओं से लड़ने की वो ना हो और बच्चा बीमार हो जाए, और बच्चे के अंदर कौन कौन से फिर बीमारियां जन्म लेंगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मतलब जन्म के बाद बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि हम बच्चे को स्वस्थ रख सकें। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी हैं, किस कारणों से हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, फर्स्ट कान से पीप निकलना, जो कान से पीप मतलब कुछ पानी टाइप से निकलना, अगर बच्चे के बार बार कान से पानी निकल रहा है, पीप निकल रही है,
अगर कोई वाइट कलर का कोई ऐसा पदार्थ है जो निकल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि बच्चे को कान में दिक्कत है, बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, हम बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा नहीं पता होता कि मुझे इस तरह की समस्या है, वो तो यही मानेगा कि ये जेनेटिक है, मतलब नॉर्मली है, सबके साथ होता है। लेकिन हमें पता होता है कि ये सबके साथ तो नहीं होता है, सिर्फ इसी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद है सेकंड, कान में दर्द रहना। अगर बच्चे के कान में दर्द रहता है तो हो सकता है उसको हेयरिंग मतलब सुनने से संबंधित बहुत सारी उसको बीमारियां हैं, और उसको अगर सही टाइम पर नहीं उसको संभाला गया तो आगे चलकर ये बीमारी बहुत भयंकर हो सकता है आगे जाकर वो बिल्कुल डेफ हो जाए, बिल्कुल बहरा हो जाए, उसकी जो सुनने की जो अब क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद है किसी चीज़ में ध्यान कम लगना, इंटेंशन। अगर किसी भी बच्चे के कान में कोई समस्या है, हेयर इम्पेयर्ड बच्चा है, तो क्या होगा, अगर बार बार कान में दर्द होगा, बार बार पानी आएगा, तो क्या है किसी भी काम में बच्चे का मन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हमें ही कोई बीमारी हो जाए, हमें ही कहीं पर दर्द हो रहा है, तो हम किसी भी काम में इतना मन लगाकर काम नहीं कर सकते जितना हम पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बार बार दोहराना, रिपीटेशन करवाना सामने वाले से। अगर किसी बच्चे को सुनने में परेशानी होती है या फिर उसको धीमी आवाज़ सुनाई देती है, तो दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए बार बार कहेगा। मतलब जब हम किसी बच्चे से बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो इस तरह से इम्पेयर्ड है, और जब हम बोलेंगे तो वो बार बार यही कहेगा, हाँ क्या क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। अगर बार बार दोहराता है एक ही बात को, तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला क्या है, श्रवण बाधित है। ठीक है, उसके बाद है आलसी बने रहना। अब किसी काम में मन ही नहीं लगेगा तो क्या होगा, बच्चे आलसी ही होंगे। ठीक है, उसके बाद है कान में रुई देना। अगर जो सॉरी, ये यहाँ पर दृष्टि आ गया, ये दृष्टि नहीं है, श्रवण है। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चे बार बार कान में रुई देंगे, बार बार खुजलाते रहेंगे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बच्चे को सुनने संबंधित बीमारी है। ठीक है, ये भी ठीक कर लेना, ये दृष्टि नहीं है, ये श्रवण बाधित है। ठीक है, उसके बाद है बार बार कान को खींचना। ये भी इसकी एक विशेषता है, हम बता सकते हैं कि सामने वाले को क्या दिक्कत है। उसके बाद नेक्स्ट है बोलने वाले व्यक्ति के होठों को देखते रहना। अगर किसी भी बच्चे को सुनाई कम देता है तो वो फोकस ऐसी चीज़ पर करेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, सामने वाला अगर व्यक्ति बोल रहा है तो हम उसका जो फोकस होगा उसके होठों पर होगा, उसके फेस पर होगा कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, सिर्फ उसको सुनने में उसका पूरा ध्यान होगा। ठीक है, उसके जो होठों की जो साउंड होती है, मतलब जो होठों की रिपीटेशंस होती है, जो हम होठों की ऊपर नीचे की जो एक्टिविटी होती है उसको समझने की कोशिश करेगा बच्चा, ताकि दूसरों को ये ना पता लगे कि मुझे कम सुनाई देता, लेकिन सामने वाले को पता चल ही जाता है कि इसको किस तरह की दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ से आवाज़ आ रही है सिर को उसी दिशा में रखना। ठीक है, उसके बाद है संप्रेक्षण समस्या, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है। अगर सुनाई ही नहीं देगा तो बच्चा रिप्लाई कैसे करेगा, सुनेगा कुछ और बोलेगा कुछ, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आ सकती है किसी भी बच्चे को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं, उनको हम कैसे कैसे हम उनको हैंडल करेंगे, उनको एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आएगा वो है बिल्कुल ना सुनने वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल की व्यवस्था करना। जो डेफ हैं, बिल्कुल जिनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, उनके लिए स्पेशल स्कूल हम प्रोवाइड कराएंगे, स्पेशल टीचर उनके लिए प्रोवाइड कराएंगे और स्किल्ड टीचर हम उनके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कम श्रवण बाधित बच्चे के लिए साधन हम प्रदान करेंगे, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो ये कहती है कि जो अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है और जो नॉर्मल बच्चे हैं, हमें दोनों को एक साथ एक ही क्लास में जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर किसी बच्चे को सुनाई कम देता है और हम उसको एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम बच्चे को ऐसे साधन प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ अपनी जो शिक्षा है वो ले सके, ग्रहण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए अध्यापक द्वारा प्रेरित करना। बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको कम सुनाई देता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब टीचर को एक
बच्चे को ना मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हो, और ये बोलना चाहिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। हो सकता है आज आपके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाकर आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। और ये भी कि आपके साथ अभी जो प्रॉब्लम हो रही है, आगे जाकर ये आपके लिए वरदान साबित हो जाए। ऐसे मतलब बच्चों को ना मोटिवेट करते रहना चाहिए। उनकी जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी उनकी समस्या है, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद है क्लासरूम की व्यवस्था अच्छे से ढंग से करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। जो भी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें क्लास का जो वातावरण है वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को पढ़ाई के साथ व्यवसाय का प्रशिक्षण देना। अब जो बच्चे होते हैं जो बहुत ही कम सुनते हैं, हम उनको एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड कराएं, साइन लैंग्वेज से उनको ऐसे प्रोवाइड कराएं ताकि आगे चलकर वो मार ना खाए या फिर ऐसे अपने पैरों पर वो खड़े हो जाएं कि किसी भी व्यवसाय में वो अपना योगदान दे सके। सिर्फ उनको एक ही तो दिक्कत है, सुन ही तो नहीं सकते, हाथ पैर तो उनके ठीक है, आंखें तो उनकी ठीक है, बोलने का तरीका तो उनका ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही डिसेबिलिटीज़ के कारण बच्चे को ये हम नहीं फील करा सकते कि आप कुछ नहीं कर सकते। हम उनको ऐसे ट्रेंड कर सकते हैं कि वो अलग कोई काम करें ताकि अपने आने वाले जीवन में वो बेहतर सर्वाइव कर सके, ठीक है। साइन लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद है श्रवण बाधित बच्चों के लिए छोटे या गलत शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ओके। मोटिवेट करना चाहिए हमेशा बच्चों को। उसके बाद है श्रवण बाधित बच्चों को दृश्य साधनों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हम साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे चित्र उनको दिखा सकते हैं, ऐसी वीडियोस उनको दिखा सकते हैं जिनसे भी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट, मोटे अक्षरों वाली पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। जो बिल्कुल डेफ्ट है, आपने देखा होगा उनकी जो बुक्स होती है वो भी अलग होती हैं, जो अक्षर होते हैं वो भी उभरे हुए होते हैं। अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, मोटे अक्षरों वाली जो किताब है वो उनके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब ये होता है ना कि अगर किसी को सुनाई देने में दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा आँखों की जो अगर उसकी रोशनी भी कम है तो हम ऐसे बच्चों के लिए भी इस तरह की जो व्यवस्था है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट करेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष के आधार पर हम क्या कह सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को दूसरों की बातें सुनने और समझने की जो समस्या होती है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनको साफ सुनाई दे। अलग अलग तरीके से उनको व्यवसाय के लिए तैयार करना चाहिए ताकि खुद को सामान्य बच्चों से वो अलग ना समझे, ठीक है। हमें बच्चों को अलग नहीं करना है बल्कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही दिशा में पहुंचाना होता है, ठीक है। सिर्फ उनको आगे की तरफ मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, किस तरह से होता है, क्या इसके टाइप्स हैं और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि हमें आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी करें, ठीक है।